कर सकते हैं। तो जो C++ में फंक्शन है वो दो प्रकार के होते हैं। C++ फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं UDF यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और एक होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन उपयोगकर्ता खुद तैयार करता है और लाइब्रेरी फंक्शन C++ में पहले से निर्मित होते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शन में जैसे CLR, SCR या getch, इस प्रकार के जो फंक्शंस उपयोग होते हैं C++ में वो सारे लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। यानी C++ के कोई प्रोग्राम में यदि हम C++ के लाइब्रेरी फंक्शन उपयोग करेंगे तो वो पहले से C++ के अंदर निर्मित होंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम तैयार करते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन भी दो प्रकार के होंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉल बाय वैल्यू और एक होते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू के अंदर आर्गुमेंट जो होता है वो फंक्शन को वैल्यू पास करता है, कॉल बाय रेफरेंस में रेफरेंस पास की जाती है और रेफरेंस के साथ ही हम उसकी वैल्यू को पास करते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जो UDF है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस किस प्रकार उपयोग किए जाते हैं। तो अब हम पहले कॉल बाय वैल्यू फंक्शन बनाना सीखेंगे। कॉल बाय वैल्यू फंक्शन बनाना सीखेंगे। जैसे देखो एक प्रोग्राम है कि यदि A का मान 5 है, B का मान 6 है, इन दोनों की वैल्यू आपस में चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं स्वैप। 12th क्लास के अंदर जो वार्षिक परीक्षा होती है, जो एनुअल एग्जाम होते हैं, उनमें यह प्रोग्राम फंक्शन के माध्यम से बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अभी ये एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसका निर्माण हम फंक्शन के द्वारा किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए अब हमें कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करनी पड़ेगी और वो स्टेप्स ही अपने फंक्शन में निर्माण करेंगे। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले इंक्लूड iostream .h और इंक्लूड conio .h, ये दो हेडर फाइल उपयोग करेंगे। इसके बाद हम फंक्शन जो भी, अब देखो फंक्शन में बनाना है, इस प्रोग्राम को बनाना है, उसमें हमें वैल्यू को इंटरचेंज करना है। तो इसकी वैल्यू इस वेरिएबल में चली जाए और इस वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाए, ये वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाए, तो इस क्रिया को कहते हैं स्वैप। तो हम फंक्शन का नाम है या फंक्शन का जो भी नियम है वो स्वैप रख लेते हैं, स्वैप। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटीजर a, इंटीजर b, ये दो आर्गुमेंट रखेंगे। जब किसी फंक्शन में इस प्रकार के वेरिएबल उपयोग करते हैं तो उनको हम कहते हैं आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो भी हमें प्रोसेस करनी है, यानी हमारा जो भी प्रोसेस पार्ट है वो हमेशा फंक्शन में लिखा जाएगा। जैसे हमें स्वैप करना है तो स्वैप करने की हमें क्रिया आनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर टेम्प। ये वेरिएबल हमें स्वैप करने में सहायता करेगा। अब देखो इंटीजर टेम्प लेने के बाद में यदि मैं ये लिख लूं कि टेम्प बराबर a, ठीक है, उसके बाद a बराबर b और b बराबर 10, तो ये जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या है, स्वैपिंग की प्रक्रिया है। तो ये हमारा प्रोसेस पार्ट है। इस प्रोसेस पार्ट में जो ये हमारा जो प्रोसेस पार्ट होता है इसको हम फंक्शन के अंदर रिटर्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मेन के ऊपर। तो void main।
अब इस मेन में देखो, ये मेन के अंदर हम क्या करेंगे, इंटीजर a, b दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक टेम्प ले लेते हैं temp, ये लेने की आवश्यकता नहीं है, a और b। अब या तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दें, या हम हमारी इच्छा से कोई भी वैल्यू लेना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी आउट एंटर a, ठीक है, और a को हम एंटर a और सी इन के माध्यम से हमने a को इनपुट करवा लिया। इसी प्रकार से सी आउट b, सी आउट एंटर b, ठीक है, और सी इन के माध्यम से इसको करवा लेंगे, इनपुट करवा लेंगे b को। इसके बाद अब हमारे जो वेरिएबल जो है वो इनपुट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन को हमें यहाँ पर कॉल करना है, यहाँ पर कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे डायरेक्ट स्वैप, और इसमें जो भी आर्गुमेंट है वो हम a, b ये लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर गेट ch और ये बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए, जब भी कंपाइलर चलेगा, जब भी C++ में प्रोग्राम रन होगा या कंपाइल होगा, तो कंपाइलर सबसे पहले वॉइड मेन को चेक करता है। वॉइड मेन के बाद में ये चेक करता है कि इसमें हमने वेरिएबल कौन कौन से लिए और किस टाइप में लिए हैं। इसके बाद हमने उसकी वैल्यू किस प्रकार से इनपुट करवाई है वो चेक होती है। अब मान लो कि मैंने a के अंदर 7 वैल्यू इनपुट करवा दी और b के अंदर 8 वैल्यू इनपुट करवा दी। मैंने ये दो वैल्यू दी, a में आ गया हमारा 7 और b में आ गया हमारा 8। अब इसके पास 7 है और इसके पास 8 है। जब यहाँ पर कंपाइलर आएगा तो ये सीधा इस फंक्शन को कॉल करेगा, अब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो a की वैल्यू 7 इस आर्गुमेंट के पास आएगी और b की वैल्यू 8 इस आर्गुमेंट के पास आएगी। अब इन दोनों के पास जब वैल्यू आ जाएगी तब ये वैल्यू आगे काम करेंगे। अब यहाँ पे हमने इंटीजर टेम्परेरी नाम से वेरिएबल लिया है। अब a के अंदर हमारे पास 8 वैल्यू है, a के अंदर हमारे पास कौन सी 7 वैल्यू है, तो टेम्प का मान हमारा अभी हम ध्यान लेते हैं, टेम्प का मान हमारा हो जाता है 7, टेम्प में हमारे पास वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब सेकंड लाइन में लिखा है b बराबर a बराबर b, तो b का मान a के अंदर जाएगा, तो अब a का जो मान है वो हमारा हो जाएगा b का जो मान था वो यानी 8, ठीक है। अब टेम्प में हमारे पास क्या था 7, तो जो टेम्प का मान 7 है तो 7 का आ जाएगा b में, तो हमारे पास यहाँ b का मान कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी स्वैपिंग हो गई। तो कॉल बाय वैल्यू फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसकी वैल्यू को आगे पास किया जाता है और ये फंक्शन उस वैल्यू को कॉल करता है, इसीलिए इस फंक्शन का नाम है कॉल बाय वैल्यू। अब आपकी बुक्स के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है फंक्शन प्रोटोटाइप। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, यानी फंक्शन को हमने यहाँ कॉल करेंगे तब हम इसके पास जाएंगे। जब कंपाइलर यानी C++ में जो कंपाइलर है प्रोग्राम को रीड करेगा और उसको कंपाइल करेगा, उस दौरान यह इस फंक्शन से सारी सूचनाएं लेगा, ठीक है। तो कंपाइलर द्वारा फंक्शन से ली गई सूचनाएं और उनकी की क्रिया को हम क्या कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि जो हमारे पास वेरिएबल है वो किस टाइप के हैं और किस प्रकार की वैल्यू हमारे पास हो रही है। तो कंपाइलर द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं की जो क्रिया कंपाइलर द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी जा रही है, मांगने की जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला है वो है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में हम रेफरेंस को कॉल करेंगे और उसके माध्यम से इस फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट अपना है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं,
एक रेफरेंस का मान को उपयोग करते हैं और रेफरेंस से ही हम इसको आगे पास करेंगे। तो इसमें अपने को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हेडर फाइल का उपयोग करना है। ठीक है, हेडर फाइल का उपयोग करने के बाद में हम यहाँ पर जो मेन लेंगे वो इंटीजर टाइप लेंगे ताकि हम फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर मेन, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे मान लो वैल्यू ले ली या वेरिएबल ले लिया काउंट, वेरिएबल ले लिया काउंट, काउंट का मान मैंने रख लिया 0। ठीक है, 0 रखने के बाद में अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करूंगा, फंक्शन का नाम है अपडेट, वॉइड अपडेट, अपडेट। अब इसमें मैं एक डमी रेफरेंस का उपयोग करूंगा। जब हम इस रेफरेंस का उपयोग बिना किसी वेरिएबल के करते हैं तो इसको बोलते हैं डमी रेफरेंस या डमी वेरिएबल। अगर हमने सीधा इंटीजर रखा तो वो वेरिएबल डमी वेरिएबल कहलाता, लेकिन यहाँ पे ये जो रेफरेंस है ये क्या है, डमी रेफरेंस है। ठीक है, अब मैं सी आउट के माध्यम से काउंट को क्या करूंगा, काउंट को प्रिंट करूंगा, काउंट को प्रिंट करूंगा। अब काउंट को प्रिंट करने के बाद मैंने क्या किया, अपडेट जो था उसको दोबारा कॉल किया, अपडेट को कॉल किया और अपडेट में मैंने काउंट को कॉल किया, अपडेट में मैंने काउंट को कॉल किया और काउंट को कॉल करने के बाद, अपडेट में काउंट को कॉल करने के बाद इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे रिटर्न 0 ताकि कोई प्रकार का एरर ना आए, लास्ट में जो वैल्यू रिटर्न हो वो 0 हो। और जब हम किसी भी मेन फंक्शन को किसी डाटा टाइप के साथ उपयोग करते हैं तो हमें रिटर्न कमांड्स का उपयोग करना पड़ता है। अब मैं इसी अपडेट को डिफाइन करता हूँ या डिफाइन करता हूँ, अपडेट इंटीजर एन का निशान और एक्स। अब यहाँ मैं एक्स की रेफरेंस को भी साथ में कॉल कर रहा हूँ और रेफरेंस के आधार पर मैंने इसमें क्या कर दिया, एक्स बराबर एक्स प्लस 1। ठीक है, और एक्स बराबर एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 1 भी करेंगे और इसको मैंने कर दिया 1। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन था जो मैंने किया। अब यहाँ पर आते हैं मैं काउंट का मान 0, वर्ड अपडेट, यहाँ रेफरेंस अपने पास एक मेमोरी के अंदर एक रेफरेंस तैयार हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने काउंट को प्रिंट किया तो फर्स्ट टाइम हमारे काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू है हमारी 0, काउंट की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, 0 मैंने कर लिया। अब यहाँ मैंने मेरी 0 वैल्यू आउटपुट आ गई। अब देखो यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस था, अब जब ये दोबारा इस पर आएगा तो ये इसको बोलते हैं, ये चीज इसको बोलते हैं। अब इसके बाद जब काउंट में हमारे पास 0 है, काउंट में हमारे पास वैल्यू क्या है 0, तो 0 इसको पास होगी, 0 इसको पास होगी, यानी ये वेरिएबल जो रेफरेंस है वो इस काउंट की रेफरेंस प्लस वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अगर हम एंड का निशान उपयोग करते हैं तो वो किसी भी वेरिएबल का की रेफरेंस और उसकी जो वैल्यू है दोनों को पिकअप करता है, दोनों को उठाता है मेमोरी से। ठीक है, रेफरेंस का मतलब ये है कि वह स्थान मेमोरी में, वह स्थान जहां पर हमारी कोई भी वैल्यू है, मान लेंगे हमारे पास काउंट जो काउंट था उसका मान क्या था, 0 था, काउंट का मान 0। अब जब हमने यहाँ इसको कॉल किया तो इसके पास जाएगा, काउंट के पास हमारा मान क्या है 0 है। ठीक है, काउंट का मान हमारा है 0। अब इस रेफरेंस में आ गया 0 हमारे पास। ठीक है, अब 0 में यदि हम एक बढ़ेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ एक और कमांड लगा देंगे, सी आउट काउंट। ठीक है, काउंट और काउंट हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पर मान इसका हो जाएगा 1, अब यही फंक्शन दोबारा से इसको वो वैल्यू दोबारा पास कर देगा, यानी रेफरेंस दोबारा इसको पास कर देगा उस वैल्यू को, और वो वैल्यू हमारी क्या है, जो काउंट में वैल्यू पहले 0 थी, अब वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू जो है
वो आ जाएगी 1। ठीक है, रेफरेंस में आपको ये कैसे समझना है कि जब भी हम रेफरेंस से बढ़ाएंगे तो मैन को हम किसी डाटा टाइप के साथ उपयोग करेंगे ताकि उसको हम रिटर्न कर सकें। ठीक है, हमने काउंट वेरिएबल दिया, 0 दिया और वर्ड अपडेट नाम से हमने फंक्शन बनाया, उसमें एक डमी रेफरेंस दिया। ठीक है, और हमने काउंट को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करवाया तो फर्स्ट टाइम वैल्यू 0। ठीक है, 0। अब ये जो काउंट, ये जो अपडेट फंक्शन है, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये जो वेरिएबल है ये इसकी रेफरेंस को पिकअप करेगा और पिकअप करने के बाद में जो भी मान है वो इसके पास आएगा। इसके पास आने के बाद में इसका मान हो जाएगा 0। अब x का मान 0 है, उसमें हमने एक और ऐड कर दिया, इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1 हो गया। अब यहाँ 1, अब ये क्या करेगा, वापस इस काउंट को वैल्यू देगा, अपनी 1 वैल्यू देगा और काउंट में हमारा जो मान है, लास्ट में काउंट का मान है, आएगा 1। तो ये था हमारा कॉल बाय रेफरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रिटर्न बाय रेफरेंस। एक रेफरेंस कैसे रिटर्न करते हैं, रेफरेंस और फंक्शन और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवरलोड और एक इनलाइन फंक्शन। ये भी इनलाइन फंक्शन, ये 3 टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो आज था हमारा